अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। शहजाद इकबाल की गैर मौजूदगी में इस शो की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। नाज़रीन, आज से तकरीबन 4 माह पहले 28 फरवरी को ईरान और इसराइल के हमलों में साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी अपने ख़ानदान के दीगर अफराद समेत शहीद कर दिए गए, जिसके बाद जंग में शिद्दत आई। मगर अब दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमती याददाश्त के बाद जंगबंदी हो चुकी है, जिसके बाद अब ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की आखिरी रसूमात का आगाज़ हो चुका है, जहाँ ईरानी दारुल-हुकूमत तेहरान से तारीखी मनासिर सामने आ रहे हैं। साबिक ईरानी रहबर आला शहीद अली ख़ामेनी की आखिरी रसूमात का ये सिलसिला 1 हफ्ते तक जारी रहेगा और बताया जा रहा है कि इन रसूमात में तकरीबन 100 गैर मुल्की वफूद समेत तकरीबन 2 करोड़ अफराद शिरकत करेंगे। वाज़ेह है कि साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात का बाकायदा आगाज़ 3 जुलाई यानी कल से हुआ था और ये रसूमात ईरान समेत इराक के शहर नजफ और करबला में भी अदा की जाएंगी। कल शहीद आयतुल्लाह ख़ामेनी के अलविदाई तक़रीबात का बाकायदा आगाज़ तेहरान के बड़े मजहबी और सकाफ़ती मरकज़ इमाम खुमैनी मुसल्ला से हुआ, जहाँ तकरीबन 100 ममालिक के हुकूमती वफूद और मुज़ाहमती तंजीमों के वफूद ने शिरकत की और ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के वफूद ने बारी बारी शहीद सुप्रीम लीडर के ताबूत के सामने खड़े होकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया और दुआए मग़फ़िरत की। बैनुल-अक़वामी वफूद में पाकिस्तान के वफ़द में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी और दीगर अफराद शरीक थे। इसके अलावा सऊदी अरब के नायब वज़ीर ख़ारजा ने भी वफ़द के हमरा शिरकत की, जबकि कतर, तुर्की, भारत, अफ़गानिस्तान, लबनान समेत मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह और हमास के सीनियर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। अहम बात यह है कि इस मौके पर ईरान की जानिब से सुप्रीम लीडर को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आगे बढ़ने वाले वफूद की आमद के वक्त पढ़ी जाने वाली कुरानी आयात ने भी खासी तवज्जो हासिल की है। दूसरी तरफ गैर मुल्की वफूद की ताज़ियती इज्तिमा के बाद आज तेहरान में आम आवाम के लिए भी अपने शहीद सुप्रीम लीडर को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए उनका ताबूत इमाम खुमैनी मुसल्ला में रख दिया गया है, जहाँ आवाम की बहुत बड़ी तादाद जमा है। इसी दौरान मरकज़ी नमाज जनाजा 5 जुलाई को सुबह 6 बजे अदा की जाएगी। BBC के मुताबिक आज साबिक रहबर आला के ताबूत की आमद से पहले ही हज़ारों का मजमुआ इमाम खुमैनी मुसल्ला में जमा हो गया था। मुतअद्दिद शुरका ने सुर्ख झंडे और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। BBC फ़ारसी के मुताबिक सुर्ख झंडे को उमूमन इंतकाम की अलामत समझा जाता है। अली ख़ामेनी के अलावा इनकी साहबजादी बुशरा हुसैनी ख़ामेनी, बहू ज़हरा हद्दाद आदिल जो कि ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामेनी की अहलिया हैं, दामाद मिसबाह उल हुदा बाकरी और नवासी ज़हरा मोहम्मदी के ताबूत भी सोगवारों के सामने रखे गए हैं। तकरीबन 6 जुलाई को सबके बाद तेहरान में जुलूस निकाला जाएगा, जबकि 7 जुलाई को क़ुम में जनाजे का जुलूस निकाला जाएगा। क़ुम के बाद 8 जुलाई को साबिक सुप्रीम लीडर के जनाजे को नजफ और करबला लेकर जाया जाएगा, जहां 8 जुलाई को नजफ में मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे और करबला में दोपहर 4 बजे जनाजे के जुलूस निकाले जाएंगे। जिसके बाद 9 जुलाई को मशहद में वाक़े इमाम रज़ा के रोज़े में शहीद अली ख़ामेनी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। बहरहाल, जहाँ एक तरफ ईरान में अपने शहीद सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ अदा की जा रही हैं, जिसे जंग में ईरान की फतह के तौर भी पेश किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कल अमरीकी सदर का ये बयान भी सामने आया है कि अमरीका ने तेहरान को ईरान के साबिक रहबर आला की तदफीन के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी है, क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा एजाज चौधरी साहब और साबिक सिफारतकार डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा से। आप दोनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। आयतुल्लाह ख़ामेनी ईरानी सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात 9 जुलाई तक जारी रहेंगी। इस दौरान जो तक़रीबात का इनक़ाद किया गया है, तक़रीबात में हमने जो मनासिर देखे हैं मुख्तलिफ जो ईरान से सामने आए हैं, ईरान की वाज़ेह फ़तह के तौर पर देखा जाए इन तक़रीबात के इनक़ाद को जिस तरह से ईरान ने पेश किया? देखिए, इसकी सिग्नलिंग काफ़ी अहम है ईरान की तरफ से, और वो सिग्नलिंग क्या है? वो ये है कि ईरानियन कौम जो है वो यूनाइटेड है, यकजहती है, रेजिलियंस है। और फिर देखिए कितनी मुश्किल वक्त से गुजरे हुए हैं, जहाँ के कितनी बर्बादी की गई ईरान की, इज़राइल और अमेरिका ने मिल के। लेकिन जो सिग्नल है ईरान से वो ये है कि आप हमें इस तरह की चीज़ों से, इस तरह के हमलों से सरेंडर नहीं करवा सकते, हम रेजिस्ट करते हैं। और फिर एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस के तौर पे मेरा ख्याल है ईरान सामने आया है दुनिया में। तो इसकी सिग्नलिंग मेरा ख्याल है अहम उनके लिए भी है, ज़ाहिर है लोगों के लिए, ईरानियन लोगों के लिए, और जो दुनिया को वो मैसेज भेज रहे हैं उस हवाले से। आपको क्या लगता है एजाज चौधरी साहब, तक़रीबात के इनक़ाद को ईरान की फ़तह के तौर पर देखा जाए? जी, एक तो ईरान में जो शहादत है उसके पीछे जो जज्बा है उसकी बहुत कदर कीमत है।
تو یہ تو راہبر بھی تھے لیکن شہید بھی ہوئے، تو اس وجہ سے بھی یہ آپ ذرا زیادہ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ ایک ماحول بنا ہے. لیکن میں ڈاکٹر صاحبہ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ضروری تھا ان کے لیے یہ میسج بھیجنا کہ دیکھیں پوری قوم جو ہے وہ متحد ہو گئی ہے اور وہ اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ یہ 250ویں جو ان کا سالگرہ ہے امریکہ کی، اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ہم نے ان کی قیادت کا پہلی صف بھی ختم کی، دوسری بھی ختم کی، تیسری بھی آدھی ختم کر دی. تو وہ تو تاثر یہ دے رہے تھے نا کہ یہ بڑی قوم کمزور ہو چکی ہے. تو اس ساری چیز کو یہ اثر کو زائل کر رہے ہیں یہ سگنل دے کے کہ دیکھیں پوری قوم جو ہے اس نظام کے آگے، یعنی یہ خالی وہ نہیں ہے کہ کوئی ایک قیادت نہیں، نظام کے آگے جو ہے وہ مکمل طور پر متحد ہے. تو میرے خیال میں بڑا پاورفل سگنل بھیجا ہے انہوں نے. جی ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، مختلف وفود آئے اور قرآن پاک کی مختلف آیات کی ان مختلف وفود کے سامنے آیات کی تلاوت کی گئی، اس سے ایران نے سمبولک میسیجنگ کی ہے آپ کو لگتا ہے؟ جی بالکل، اور میرا خیال ہے پھر ساتھ ساتھ جو اس کا مذہبی ایسپیکٹ کے علاوہ جو ڈپلومیٹک یا سفارتی ایسپیکٹ ہے کہ 100 سے زیادہ ممالک کے ڈیلیگیشنز وہاں آئے، تو یہ ساری صورتحال سے دیکھیں کس طرح سے جس کو اعزاز صاحب بھی کہہ رہے ہیں پاورفل میسیجنگ ہوئی ہے آن بوتھ فرنٹس، مذہبی فرنٹ پہ بھی اور سفارتی سیاسی فرنٹ پہ بھی. اور اس سے جو چیز اگین میں اس چیز کو دہراؤں گی کہ اٹ شوز کہ ایران از اے اینشنٹ سویلائزیشن. وہ ایک نیشن سٹیٹ نہیں ہے، وہ ایک سویلائزیشن سٹیٹ ہے جس میں کہ مذہب ظاہر ہے کا رول بہت اہم رہا ہے اور ہے بھی. تو اس ساری چیز سے تو پھر جو سگنل میرا خیال ہے واشنگٹن کو جاتا ہے وہ تو یہی ہے کہ تم نے تو کہا تھا صدر ٹرمپ نے کہ تم نے ہمیں تباہ کر دیا ہے، بار بار، ایک دفعہ نہیں، کتنی دفعہ تباہ کیا ہے انہوں نے، لیکن دیکھ لو آج کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. یہی سوال اعزاز چودھری صاحب، آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ سمبولک میسیجنگ کا جو مقصد تھا وہ واشنگٹن تک پہنچانا تھا، کہ یہاں پر ایک یونٹی نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل، واشنگٹن تو سب سے پہلا ہدف تھا اس سگنلنگ کا، پر میرا خیال ہے اسلامی دنیا کو بھی تھا. دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بانڈ ہے ہمارا اسلام کا، اس کو استعمال کرتے ہوئے آئیے اس سارے خطے کو نئے زاویے سے دیکھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے وزیر خارجہ مختلف ملکوں کے ذرائع خارجہ سے بات چیت مسلسل کر رہے ہیں. اچھا، پاکستان کی طرف سے بھی تقریباً ایسے ہی سگنل جا رہے ہیں. پاکستان، سعودی عربیہ، ترکی اور ایجپٹ کی جو میٹنگز ہوئی ہیں اس کے اندر بھی مسلسل یہی آیا کہ اب ایک اسلامی دنیا کو ایک نئے زاویے سے، ایک نئے انداز سے دیکھنا ہوگا اپنے آپ کو، کیونکہ آپس میں ہم نے بہت لڑ لیا، بہت بھیڑ لیا. تو میرا خیال میں کہ وہ بھی یہ ضروری تھا کہ آپ کی جو اسلامک آئیڈینٹی ہے اٹ شوڈ بی اے میٹر آف پرائڈ. یعنی ایک قسم کا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو عرب اتنے سالوں سے امریکہ پہ اور اسرائیل کے ساتھ ان کی سیکیورٹی امبریلا پہ جڑے رہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے، آئیے مل کر رہیں. اور میں یہ چاہوں گا، ایکچولی دیکھنا بھی یہی چاہوں گا کہ ایران پھر اس علاقے میں کوئی ہیجمون بننے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اگر ایران نے اس جنگ کے بعد دوبارہ ہیجمون بننے کی کوشش کی تو یہ پھر وہ اسلامک فریٹرنیٹی دوبارہ کمزور پڑ جائے گی. اور اسی حوالے سے میں کچھ اور جگہوں پر یہ کہہ چکا ہوں کہ ایران کو اتنا بڑا انعام مل رہے ہیں، دو اتنے بڑے بڑے انعام مل رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ایک بڑی پہلی بار دراڑ پڑی ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو خلیجی ریاستیں وہ پہلی بار اب ایران کے ساتھ ایک پرامن بقائے باہمی کی طرف جانا چاہتی ہیں. تو یہ بہت بڑے انعام ہے. تو اس لیے اس کو اب اسٹریٹ آف ہرمز میں اتنا زیادہ اسرٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ہر آتے جاتے شپ کو جو ہے اس کے اوپر کوئی، یعنی دنیا کا کوئی بھی ملک ہو اس کا شپ جا رہا ہو تو اس کے اوپر کوئی کنٹرول کرے. ابھی فی الحال یہ بڑی تصویر پہ نظر رکھے. تو اس سے بھی میرے خیال میں سگنل یہی آ رہا ہے کہ وہ آگے مزید اسلامک ورلڈ کی یونٹی کی طرف جانا چاہتے ہیں. جی ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہم نے دیکھا آئے دن متضاد بیانات سامنے آتے رہتے ہیں، کبھی حق میں کبھی مخالفت میں. ابھی جو تازہ ترین بیان سامنے آیا ہے امریکی صدر کا، انہوں نے کہا ہے کہ 1 ہفتے کی مہلت دی ہے ایران کو، ایران کی درخواست پر سپریم لیڈر کی آخری رسومات کے لیے. تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مائنڈ سیٹ اس وقت کیا کہہ رہا ہے؟ کیا وہ 1 ہفتے بعد پھر ہم سمجھیں کہ وہ جنگ کی طرف جا سکتے ہیں؟ کیونکہ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ جنگ بندی کا وہ 60 روزہ پیریڈ ابھی چل رہا ہے. دیکھیں یہ تو صدر ٹرمپ کی عادت بن چکی ہے نا کہ ہی بلوز ہاٹ اینڈ ہی بلوز کولڈ.
ایک دن کچھ کہتے ہیں, دوسرے دن کچھ کہتے ہیں. پھر ان کی یہ بھی عادت ہے کہ وہ دھمکیاں دیتے ہیں, کوشش کرتے ہیں دوسری سائڈ کو کوئرس کرنے کی, انٹیمیڈیٹ کرنے کی, ڈرانے کی. تو یہ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور پھر جہاں تک ایرانین لیڈرشپ کا تعلق ہے, انہوں نے اتنی دفعہ سنا ہے یہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ. ظاہر ہے وہ آبجیکٹ تو کرتے ہیں نیچرلی, اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں, لیکن وہ ڈسکاؤنٹ بھی کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ صدر ٹرمپ عادتاً یہ کرتے ہیں. دیکھیں, صدر ٹرمپ نے یہ عادت جو بنائی ہے, یہ ایز اے پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک ٹیکٹک بھی ہے ان کی. ان کا خیال ہے کہ اس طرح سے بات کرنے سے وہ اپنے حریف, اپنے اپوننٹ کو آف بیلنس کرتے ہیں, کنفیوز کرتے ہیں. لیکن اس سے کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوا. دیکھیں, جیسے جنگ میں جو یہ جنگ ہوئی ایران اور امریکہ اسرائیل کے درمیان, اس میں تو پلہ بھاری ایران کا رہا نا, اس لیے کہ ایران کے پاس ایک اسٹریٹجک ایسٹ آ گیا, لیوریج آ گئی اسٹریٹ آف ہارموز کے کنٹرول سے. اور مذاکراتی پروسیس میں بھی میں سمجھتی ہوں کہ ایران ہیز بین کالنگ دا شاٹس. یہ بھی ایک دلچسپ چیز ہے, کالنگ دا شاٹس اس حوالے سے کہ اس کی ٹائمنگ, اس کا اسکوپ, اور پھر ایسی چیزیں ڈلوانا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں جو کہ بالکل ایران کو فیور کرتی ہے. مثال کے طور پہ جو چیز نہیں ڈالی گئی وہ تھی بیلسٹک میسائلز, جس کو صدر ٹرمپ نے کہا تھا یہ تو میرا جنگ کا ایک پرپز ہے, ایک ایم ہے, وار ایم تھا ان کا, کہ ایران کی بیلسٹک میسائل کیپیبلٹی کو تباہ کرنا. نہ وہ تباہ کر سکے, حالانکہ بار بار انہوں نے کہا کہ میں 4-5 دفعہ ویسے کہتے ہیں کہ میں نے تباہ کر دیا ہے, لیکن تباہ نہیں ہوا, بلکہ وہ میمورینڈم میں ہے ہی نہیں. یعنی کہ مذاکرات کی جو سلسلہ ہے اس میں ہے ہی نہیں. اور پھر لبنان, اس کو بھی جس طرح سے بالکل میمورینڈم کے شروع میں ڈلوایا, میرا خیال ہے ایران نہیں, ظاہر ہے میکنگ اٹ کلیئر کہ اس کے بغیر یہ امن کا پروسیس آگے نہیں چل سکتا. تو وہ بھی ایران کی آپ کہہ سکتے ہیں یعنی کہ ایک اچیومنٹ کہہ لیجئے, ڈپلومیٹک گین کہہ لیں. اور پھر ایک اور حوالہ میں دے سکتی ہوں, اور وہ ہے نان انٹرفیئرنس. اور وہ ایک ایسا ملک اب کہہ رہا ہے امریکہ جس نے کو کرایا ہے ایران میں ماضی میں, اور جو ابھی بھی صدر کہہ رہا تھا کہ جی ہم تو جو وہاں پروٹیسٹرز ہیں ان کے لیے ان کی حمایت میں آئیں گے اور ان کی مدد کریں گے. اب وہ ایک کمٹمنٹ دے رہے ہیں نان انٹرونشن, نان انٹرفیئرنس ان ایرانین افیئرز. ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ, آپ سے سوال. عرب ممالک سمیت 100 سے زائد غیر ملکی وفود آئے ہیں آخری رسومات میں شرکت کرنے کے لیے, سعودی عرب, قطر, پاکستان اور دیگر ممالک. اس کو واشنگٹن کیسے دیکھے گا؟ کیا یہ امریکی صدر کے لیے یہ مناظر حیران کن ہیں یا پریشان کن؟ میرا تو خیال ہے ان کو کافی اس سے پریشانی تو ہوگی, خاص طور پہ اگر سعودی عربیہ کی ڈیلیگیشن بھی وہاں موجود ہے یا تھی. مگر میرا خیال ہے اس کو اگر ہم براڈلی دیکھیں, یہ نہ صرف دیکھیں کہ صدر ٹرمپ یا امریکہ کیسے دیکھتا ہے. دیکھیں جو سگنلنگ اب ہو رہی ہے, جو میسج آ رہا ہے ایران سے صرف نہیں پورے خطے سے, وہ یہ ہے کہ اس جنگ کے بعد جو ریجنل آرڈر مستقبل میں ایمرج کرے گا وہ ریجنلی اونڈ اور ریجنلی ڈریون ہوگا. وہ اس میں باہر کے ایکٹرز کا دخل نہیں اتنا ہوگا جتنا کہ ان ریجنل پاورز کا خود ہوگا. نہ ظاہر ہے یہ اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس حد تک یکجہتی ہوتی ہے, یونٹی ہوتی ہے, کنسنسس ہوتی ہے ریجنل پاورز میں. لیکن وہ جو دور تھا نا کہ باہر کے جو ملک ہیں وہ ریجنل آرڈر کو ڈٹرمن کرتے تھے, وہ جو ایرا ہے وہ ختم ہو گیا. اور دی ایرا آف یو ایس ڈومیننس in the Middle East is also over. صحیح. آپ کو بھی یہ لگتا ہے اعزاز چودھری صاحب؟ جی بالکل, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس میمورینڈم میں تقریباً تمام نکات ایران کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں, ایران کے فیوریبل ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بلکہ تھوڑی امریکہ کے اندر بھی بہت سے محققین جو ہیں وہ حیرت زدہ ہیں کہ یہ امریکہ نے یہ کیسے مان لیا. اور میں بھی وہی دیکھ رہا ہوں جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ ریجنل آرڈر ایک نیا بننے جا رہا ہے, اس میں امریکہ کے لیے جگہ اب کم ہو رہی ہے. آپ کو تو آپ نے وہ بھی خبریں سنی ہوں گی کہ وہ کہہ رہے ہیں اپنے اڈے شاید سارے کے سارے لے جائیں, کیونکہ دیور سٹنگ ڈکس, وہ اڈے کے سارے کوئی کام نہیں کر سکے. بہت بہت شکریہ آپ کا سابق سفارتکار ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ اور سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب پروگرام کو وقت دینے کے لیے. ایک بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں.
ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की 45 नशस्तों पर 27 जुलाई को आम इंतखाबात होने हैं, जिसके लिए जहां सियासी जमातों ने अपनी मुहिम का आगाज़ कर दिया है, वहीं एक दूसरे के खिलाफ सियासी बयानबाजी में भी इजाफा देखा जा रहा है। जबकि कल अदम जॉइंट एक्शन कमेटी के एहतजाजी धरने से अमन अमान की सूरत हाल पैदा होने के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। अहम बात यह है कि कल अदम जॉइंट एक्शन कमेटी ने आज़ाद कश्मीर के शहर रावलाकोट के करीब पिछले कई रोज से मुख्तलिफ आईनी और सियासी मुतालिबात पर धरना दे रखा है, जबकि कुछ रोज पहले कमेटी के एक रहनुमा शौकत नवाज मीर को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुजाहिरीन से इजहार यकजहती करते हुए 2 रोज पहले इंतखाबात के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। पीटीआई ने अपने एलामिये में बॉयकॉट की वजूहात बयान करते हुए लिखा कि पीटीआई मौजूदा हालात में इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी और पार्टी का ये फैसला किसी सियासी फायदे या नुकसान के हिसाब से नहीं, बल्कि ये फैसला कश्मीरी आवाम के साथ इजहार यकजहती जमहूरी इक़दार के एहतराम में किया गया है। पीटीआई एलामिये के मुताबिक आज़ाद कश्मीर इस वक्त शदीद बहरान से गुजर रहा है। हज़ारों शहरी रावलाकोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में अपने जायज़ मुतालिबात के हक में धरना दिए बैठे हैं। पंजाब से आज़ाद कश्मीर को आशाए खुरनोश की तरसील भी मुकम्मल तौर पर बंद है और पीटीआई कश्मीरी आवाम के लिए आज़ाद, मुनसिफाना और पुरअमन सियासी माहौल मैसर होने तक इस अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। मगर हुकूमती जमात नून लीग ने पीटीआई के इस फैसले को इंतखाबात से फरार इख्तियार करने का बहाना करार दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली तारिक फजल चौधरी ने अपने बयान में कहा है कि पीटीआई का ये फैसला उसूली सियासत की अलामत नहीं, बल्कि सियासी कमजोरी, अवामी हिमायत के फुकदान और इंतखाबी मैदान से राह फरार इख्तियार करने का वाज़ेह सबूत है। जबकि वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीटीआई के बॉयकॉट से इलेक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इस फैसले से पीटीआई को सियासी नुकसान होगा। जो बाइकआउट करने वाली हुकूमतें हैं वो क्योंकि इलेक्शन में उनके पास कैंडिडेट भी नहीं है, हमें जो है वो अंदर की स्टोरी भी मालूम है, लेकिन बहरहाल ठीक है, उन्होंने इलेक्शन का बाइकआउट किया है। एक पॉलिटिकल जमात को अगर वो पॉलिटिक्स कर रही है और पॉलिटिकल जमात अपने आप को कहती है, तो हमारी सेंस या हमारी समझ तो ये है कि उसे इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करना चाहिए, भले उसका कोई भी रिज़ल्ट हो, कोई कैसी भी मुश्किलात हों, उन्हें इलेक्शन प्रोसेस में शामिल रहना चाहिए। वाज़ेह रहे कि 2021 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर असम्बली की 26 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की थी और 9 आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत के साथ हुकूमत बनाई थी। मगर इस बार पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की तरह आज़ाद कश्मीर में भी पीटीआई को बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं थी, बल्कि पार्टी के उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवारों की तरह ही इलेक्शन में हिस्सा ले सकते थे। मगर अब पीटीआई ने इलेक्शन के बॉयकॉट का ही ऐलान कर दिया है, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या पीटीआई ने वाकई मुजाहिरीन से इजहार यकजहती और आज़ाद कश्मीर के कशीदा सियासी माहौल की वजह से बॉयकॉट का फैसला किया है, या इसकी वजह यह है कि पीटीआई को कमज़ोर उम्मीदवारों और सख्त सियासी माहौल की वजह से इन इंतखाबात में भी शिकस्त वाज़ेह नजर आ रही थी। पिछले हफ्ते तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के एक आला सतह वफ़द, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी, महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास समेत दीगर रहनुमा शामिल थे, उन्होंने भी आज़ाद कश्मीर में जारी धरने के शुरका से इजहार यकजहती के लिए आज़ाद कश्मीर जाने की कोशिश की थी, मगर कहूटा के मकाम पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया था, जिसके बाद तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज़ाद कश्मीर के मसाइल का हल सिर्फ बातचीत के जरिए ही मुमकिन है। तमाम स्टेक होल्डर्स को एक मेज़ पर बैठकर मुज़ाकरात करने होंगे ताकि मसाइल का पुरअमन और देरपा हल निकाला जा सके। दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात से पहले हुकूमती इत्तेहादी जमातों, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लफ्ज़ी जंग भी शुरू हो गई है। 2 रोज़ पहले मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर ने इंतखाबी मुहिम के लिए अपने हल्का इंतखाब नीलम जाने की कोशिश की थी, मगर वहाँ उनके काफिले का रास्ता रोकने और तसादुम की वीडियो सामने आई, जिस पर शाह गुलाम कादिर ने इल्ज़ाम लगाया कि पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन की आड़ में इन पर हमला करवाया। एक प्रोग्राम को पहले प्रोग्राम को पे इलेक्शन कमेटी के लिबादे में पीपल्स पार्टी ने उसको डिस्टर्ब किया और हमने उसके ऊपर उनको मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन मुज़ाकरात के लिए दूसरा प्रोग्राम हमने से होश में किया और उसके बाद हम जब तीसरे प्रोग्राम के लिए जा रहे थे, रास्ते में हिलाल अहमद के दफ्तर में वहाँ किसी साहब से मिलने के लिए रुके, तो पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने वहाँ पर पथराव किया और सारा इल्ज़ाम एक्शन कमेटी पर। नून लीग के इस इल्ज़ाम के जवाब में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने नून लीगी रहनुमा पर तनकीद करते हुए कहा कि खौफ, घबराहट और वहम का मुज़ाहरा है, जिसे बेबुनियाद इल्ज़ामात का लिबादा उड़ा दिया गया है।
मैं उन तमाम अफराद की मजम्मत करता हूँ जिन्होंने इस शख्स को हकीकत का इदराक खो देने पर मजबूर किया है। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और ख़ास तौर पर PTI के बॉयकॉट के फैसले पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है वज़ीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा शफी जान साहब ने। शफी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कई मामलात आपकी रहनुमाओं की जानिब से भी सामने आए हैं, पार्टी रहनुमाओं की जानिब से, साथ ही साथ जो अपोजिशन है आपकी, और यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो आपकी अपोजिशन है, वो कह रही है कि आप इलेक्शन से फरार इख्तियार कर रहे हैं। असल वजूहात हैं क्या? क्यों फैसला किया आप लोगों ने इलेक्शन के बॉयकॉट का? सबसे पहले मुबशिर साहब आपका शुक्रिया। जहां तक कश्मीर इलेक्शन की बात है तो दो मेन वजूहात है जिस पे तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट का ऐलान किया। सबसे पहली मेन वजह आपके सामने ये होगी कि जो वहाँ पे हालात हैं, जो इस वक्त कश्मीर की पूरी कौम सड़कों पे है, जिस किस्म के वहाँ पे एहतजाज हो रहे हैं और जिस किस्म पे ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, तो इन हालात में वहाँ पे साफ और शफाफ इलेक्शन होना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल होगा, क्योंकि आम कश्मीरी जो है वो अपने वोट का जो एक ताकत है उसके पास, उसका इस्तेमाल आज़ादाना तौर पे नहीं कर पाएगा। तो कश्मीरियों की जो इस वक्त एक स्ट्रगल है उसकी तर्जुमानी करते हुए ये फैसला किया गया है। और दूसरी बड़ी वजह जो है, आपको ये भी इल्म में होगा कि जो हमारे निशान था, इंतखाबी निशान, उसको रिस्टोर किया गया। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही उस फैसले के खिलाफ कोर्ट में गई। वही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि वहाँ पे इलेक्शन करवा रही है, वही फरीक बनी और हमसे निशान दोबारा जो है वो वापस ले लिया गया। अब इस पूरे जो निशान का रिस्टोर होना और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पिटीशन जमा करना, निशान वापस छीन जाना, तो इस तमाम तर सिनेरियो में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैसे एक साफ और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद करेगी? तो जो कश्मीर की इलेक्शन है उसकी साख ही मुतासिर हो चुकी है। और आपने ये भी देखा होगा कि पंजाब के बाई इलेक्शन हो या फिर GB का इलेक्शन हो, तहरीक इंसाफ के लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस वहाँ पे नहीं मिल रही। इन तमाम तर चीज़ों को सामने रख के हमारी जो सियासी लीडरशिप है और जो कश्मीर की हमारी सियासी लीडरशिप है, दोनों मिलके बैठे और कई दिनों इस पे मशावरत हुई और आखिर में ये फैसला किया गया कि इन हालात में जहाँ पे कश्मीर के लोग जो है वो मुख्तलिफ एहतजाज कर रहे हैं, और दूसरा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक रवैया है तहरीक इंसाफ के हवाले से, इन दोनों चीज़ों की रोशनी में ये फैसला किया गया और इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान किया गया। शफी जान साहब, इसकी वजह कहीं ये भी तो नहीं कि PTI को कमज़ोर उम्मीदवारों और सख्त सियासी माहौल की वजह से इन इंतखाबात में शिकस्त वाज़ेह नज़र आ रही थी, इसलिए ये फैसला किया गया? नहीं मुबशिर साहब, हमारा ये मानना है कि आप पाकिस्तान के किसी कोने में इलेक्शन करवाएंगे, फॉर्म 45 पे जीत इमरान खान साहब की होगी। आपने देखा होगा कि हम आम सा वर्कर खड़ा करते हैं और ये बाकी दीगर सियासी जमातें हैं जो है वो अपने लीडर्स खड़े करते हैं, तब भी हमारा वर्कर्स उनसे फॉर्म 45 पे जीत जाता है। अब उस फॉर्म 45 को 47 में कैसे कन्वर्ट करना है, इस मैकेनिज्म पे काम करना होगा। वोट तहरीक इंसाफ का है, वोट इमरान खान का है, वो 90% लोगों का लीडर है। 3 साल से वो अगवा किया गया है, मैं कैद नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर जब आप कैद में जाते हैं तो कैदी की भी अपने हुकूक होते हैं। इमरान खान साहब को कोई बुनियादी जो उसके हुकूक है वो इस वक्त नहीं मिल रहे, तो इसको हम अगवाही कह सकते हैं। किसी ने उनकी तस्वीर नहीं देखी, किसी ने उनके बयान को नहीं पढ़ा, उनका नाम पे पाबंदी है, पर पार्टी पे पाबंदी लगाने का ये सोच रहे हैं। इलेक्शन मटेरियल जो हमारा होता है उसकी इजाज़त हमें नहीं मिलती। खान साहब की तस्वीर आप नहीं लगा सकते, ना मीडिया चला सकता है। उसका एक ट्वीट इतना उसका वजन होता है कि ये मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम है, ये उसका वजन बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये तमाम तर सिनेरियो सख्तियों के बावजूद लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ डटे हुए हैं और इमरान खान साहब जेल के अंदर इस निज़ाम के खिलाफ डटा हुआ है। तो आप वोट की कोई फिक्र हमें नहीं है, पॉपुलैरिटी की हमें कोई फिक्र नहीं है, हमें सिर्फ एक मैकेनिज्म पे काम करना है, जो फॉर्म 45 से रिजल्ट फॉर्म 47 पे चेंज करना है। तो शफी जान साहब, आप छोटे से छोटा फैसला हो, बड़े से बड़ा फैसला हो, आप बानी PTI इमरान खान से डिस्कस करते हैं, मुशावरत करते हैं, कोशिश की जाती है। इतने बड़े फैसले में आपने जो बॉयकॉट का फैसला किया है, क्या मंजूरी ली गई इमरान खान से? देखिए, इमरान खान साहब से तो इस वक्त कोई मुलाकात नहीं हो रही, वो 7 महीनों से आइसोलेशन में हैं। CM अफरीदी साहब जो हैं वो बजट के लिए मिलना चाहते थे, नहीं मिलने दिया गया। फिर इसके अलावा उनकी बहनें रोजाना जो है, तो आप देख रहे होंगे कि हर मंगल को वहाँ पे मौजूद होती हैं, उनकी मुलाकात नहीं हो रही। वकला की आखिरी मुलाकात अक्टूबर में हुई थी, उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई। सलमान सफदर साहब की 2 मुलाकातें हुई हैं, एक वो फ्रेंड ऑफ कोर्ट गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, दूसरा वो हाई कोर्ट के हुक्म पे अंदर गए हैं। इसके अलावा कोई मुलाकात नहीं हुई। इमरान खान साहब के लगाए हुए लोग ही इस वक्त पार्टी में मौजूद है, चेयरमैन है, सेक्रेटरी जनरल है, एक पॉलिटिकल कमेटी मौजूद है। तमाम तर सिचुएशन जो है इन तमाम हजरात के सामने रखी गई।
پھر جو ہماری کشمیر کی لیڈرشپ ہے اس کو بلایا گیا، ان کے سامنے تمام تر چیزوں کو رکھا گیا اور انہوں نے متفقہ یہ فیصلہ کیا کہ اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا شفیع جان، وزیر اطلاع کا پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ لاہور میں غیر ملکی خواتین کے اغوا برائے تاوان اور ایک خاتون کا مبینہ گینگ ریپ کے کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں دونوں متاثرہ غیر ملکی خواتین اسٹیفنی ایڈرائنا اور ایسٹریڈ گیبریلا کے میجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کرائے گئے 164 کے بیانات سامنے آ گئے ہیں، جس میں متاثرہ خواتین نے ملزمان پر انہیں اغوا کرنے، تاوان مانگنے اور ایک خاتون نے مبینہ گینگ ریپ کے سنگین الزامات لگائے ہیں۔ اسی کیس کے ایک مرکزی ملزم رضا ڈار کے سیاسی بیک گراؤنڈ نے اس معاملے کو لے کر کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں، جبکہ سینیٹر فیصل باوڈا نے اسی ملزم رضا ڈار سے تعلق کی بنا پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے استعفے کا مطالبہ کر کے اس معاملے کو سیاسی رنگ دے دیا ہے، جس کے بعد مرکزی ملزم رضا ڈار کے فیملی ذرائع نے ہم سے گفتگو میں میڈیا پر چلنے والی خبروں، رضا ڈار کے کردار اور متاثرہ خواتین سے متعلق کچھ اہم دعوے کیے ہیں جو پروگرام میں آپ کے سامنے رکھیں گی، مگر پہلے ان دونوں متاثرہ خواتین کے میجسٹریٹ کے سامنے دیے گئے 164 کے بیان کا مختصر متن آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس میں انہوں نے کئی ایسے الزامات لگائے ہیں جو ہم مکمل طور پر آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ متاثرہ خاتون اسٹیفنی ایڈرائنا کے بیان حلفی کے مطابق وہ 26 جون کو پاکستان پہنچیں اور رضا ڈار نے ہی ان کے ویزے کا بندوبست کیا تھا، جبکہ پاکستان دورے کا مقصد یہاں مزید سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں کرنا تھا، جبکہ وہ 26 جون سے 29 جون تک پاکستان میں رہے، جہاں انہوں نے پہلے رضا ڈار کے ساتھ اسلام آباد، پھر نتیا گلی اور پھر لاہور میں وقت گزارا، جہاں پھر دونوں کو اغوا کر کے تشدد اور جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ دوسری متاثرہ خاتون ایسٹریڈ گیبریلا نے 3 صفحات پر مبنی بیان حلفی میں بتایا کہ میں بیان کرتی ہوں کہ میرے ساتھ پیش آنے والے واقعات بنیادی طور پر وہی ہیں جن کا ذکر اسٹیفنی نے کیا، مگر گھر میں قیام کے دوران میرے ساتھ کچھ مختلف واقعات بھی پیش آئے، جس کے بعد ایسٹریڈ گیبریلا نے بیان حلفی میں خود سے لاہور میں ہونے والی زیادتیوں کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ بیان کے مطابق لاہور میں پہلی رات کو 4 افراد اسلحہ لے کر آئے اور انہوں نے ہمیں باندھ دیا اور ایک کمرے میں بند کر دیا۔ ابتدا ہی سے سیاہ لباس پہنے ہوئے ایک شخص نے میرے سینوں کو چھونا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کئی مرتبہ میرے چہرے پر مکے مارے اور چھری کے ذریعے میرے جسم کے اعضاء کاٹنے کی دھمکیاں دیتے رہے۔ اس کے بعد رضا ڈار آیا اور مجھ سے پوچھا کہ رقم والا کمپیوٹر کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا کہ وہ سبز رنگ کے بیگ میں ہے۔ پھر وہ اسٹیفنی کو دوبارہ کمرے میں لے آئے۔ رضا ڈار کے پاس کمپیوٹر تھا اور وہ ہم سے رقم اور پاسورڈ کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اس بیان حلفی میں متاثرہ خواتین نے رضا ڈار کے 2 مبینہ ساتھیوں پر جنسی زیادتی کے سنگین الزامات لگائے ہیں، جسے بیان کرنا ممکن نہیں ہے، مگر ایف آئی آر کی طرح بیان حلفی میں بھی رضا ڈار پر جنسی زیادتی کا الزام نہیں لگایا گیا ہے۔ ایف آئی آر میں کہا گیا تھا کہ رضا ڈار خود 2 ملزمان کے سامنے وکٹم بننے کا ڈرامہ کر رہے تھے، مگر بیان حلفی میں لکھا ہے کہ رضا ڈار بار بار ان سے رقم کی واپسی کا مطالبہ کرتے رہے اور بعد میں رضا ڈار انہیں اپنی گاڑی میں گھر سے باہر لے گئے اور ڈرائیونگ کے دوران کچھ لوگوں سے اردو میں بات کرتے رہے۔ بیان حلفی کے مطابق رضا ڈار نے کچھ لوگوں کو اپنی لائیو لوکیشن بھیجی تھی اور یہ لوگ رضا ڈار پر چلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ باس کچھ اور ہدایات دے رہے ہیں۔ ایسٹریڈ گیبریلا کے بیان کے بعد اس کی پہلی ملاقات محمد احمد رضا ڈار سے سنگاپور میں ایک کرپٹو کرنسی تقریب کے دوران ہوئی تھی۔ رضا ڈار بار بار اپنا تعارف پاکستانی وزیر علی ڈار کے بیٹے کے طور پر کراتا رہا، جبکہ اس کے واٹس ایپ پروفائل پر ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ تصویر بھی لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا اعتماد مزید مضبوط ہوا اور وہ اس کے ساتھ کاروباری روابط بڑھانے پر آمادہ ہو گئی، مگر اب رضا ڈار پر خواتین کے اغوا برائے تاوان کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ رضا ڈار کے فیملی ذرائع نے ہم سے گفتگو میں ان الزامات کو مسترد کیا ہے۔ رضا ڈار کے فیملی ذرائع کے مطابق ایف آئی آر میں رضا ڈار پر جنسی زیادتی کا الزام نہیں ہے، پولیس کے پاس سارے ثبوت بھی آ چکے ہیں۔ اس کیس میں رضا ڈار نے کسی کو اغوا یا زیادتی کا نشانہ نہیں بنایا، بلکہ خود رضا ڈار کے ساتھ فراڈ ہوا ہے۔ رضا ڈار کے فیملی ذرائع کے مطابق رضا ڈار نے ان خواتین کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے کچھ سرمایہ کاری کی تھی، جس کے بعد 2 مہینے تک تو رضا ڈار کو منافع ملا، مگر پھر یہ سلسلہ بند ہو گیا، جس کے بعد رضا نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے۔ رضا ڈار کے فیملی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کے خاندان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، میڈیا غلط بیانی کر رہا ہے، ایجنڈا چلایا جا رہا ہے، کیونکہ کہانی اس سے بالکل مختلف ہے جو بتائی جا رہی ہے۔ رضا ڈار کے فیملی ذرائع کے مطابق بدھ کے روز پولیس کی انہیں کال موصول ہوئی تھی، جس میں انہیں معاملے سے آگاہ کیا گیا، جس کے بعد انہوں نے خود رضا سے کہا کہ وہ سرنڈر کر دے اور پولیس کو سب سچ بتا دے۔ رضا کو خود ہم نے گرفتار کروایا ہے، ورنہ ہم چاہتے تو سیاسی اثر و رسوخ کا استعمال کر سکتے تھے۔ اس بارے میں ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران کا کہنا ہے کہ معاملہ بنیادی طور پر لین دین کا ہے، مگر کسی کو لین دین کے معاملے پر اغوا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پورا معاملہ کس طرف جا رہا ہے، بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز احمد فراز سے، اور کچھ ہی دیر بعد سینئر صحافی تجزیہ کار اینکر پرسن عاصمہ شرازی سے بھی اس معاملے پر بات کریں گے۔ احمد فراز، آپ سے آغاز کریں گے، یہ بتائیے گا لاہور میں غیر ملکی خواتین کے مبینہ گینگ ریپ اور اغوا برائے تاوان کے کیس میں اہم پیش رفت سامنے آ رہی ہے،
मुल्ज़िमान इस वक्त जिस्मानी रिमांड पर हैं, जबकि अब दोनों ख़वातीन के 164 के बयान भी रिकॉर्ड हो गए हैं, जिसमें ख़वातीन ने गैंग रेप और अगवा बराए तावान जैसे संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। आपको ये केस किस तरफ जाता नजर आ रहा है? देखिए, मुझे तो ये केस जो है ना, ये बिल्कुल खत्म होता नजर आ रहा है। उसकी वजह ये है कि मेन जो विक्टिम थे उनको तो इन्होंने भिजवा दिए वापस। आपको पता है, वो दोनों खवातीन जो थी, वो जिनके साथ मुबैना तौर पर ज्यादती हुई थी, जिनका मुकदमा दर्ज किया था डिफेंस में, वो रात को कल उनको रवाना कर दिया गया है उनके मुल्क में। तो अब तो ये केस देखें, जब विक्टिम ही यहाँ पे नहीं है, बेशक इन्होंने उनका 164 का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया है, मुकदमा भी दर्ज हो गया, उनका मेडिकल भी हो गया, लेकिन अगर विक्टिम यहाँ पे नहीं है तो केस को कौन फिर पीछे से पैरवी करेगा? दूसरा, उसमें अहम बात यह है कि इस केस में जो है पुलिस ने 4 मजीद मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया उनको पूछताछ के लिए, जबकि जो रजा डार समेत उसके 4 जो साथी थे, जो मुल्जिमान थे, उनको कल 5 रोज का जिस्मानी रिमांड भी हुआ था, उनसे पूछताछ जारी है। और देखिए, ये जो मेडिकल हुआ है ना, उसमें सिर्फ एक खतून का हुआ है और एक खतून ने से ही ज्यादती साबित हुई है। दूसरी का ये कहना है कि उससे कोशिश की गई थी, लेकिन उससे ज्यादती जो है वो हुई नहीं है, वाकया पेश नहीं आया। और खास तौर पर देखिए, अगर इसके वो जाएंगे ना, जब ये ट्रायल में केस जाएगा, जब मुल्जिमान जब जुडिशल होंगे, तो इसमें काफी ज्यादा इसमें लो पूल्स हैं। उसमें सबसे अहम ये कि अगर तमान मांगा गया तो उसके शहादती कौन थे, गवाह कौन थे, कैसे मांगा गया, कहाँ मांगा गया, क्या हुआ। इसी तरह जो 375 जो उन्होंने लगाई ऐड की है इसकी रेप की दिफाक, उसके लिए भी मजीद कुछ एविडेंस चाहिए होंगे। तो ये मुझे केस काफी कमजोर लगता है। आपने केस की FIR और अब मुतासरा ख़वातीन के 164 के बयान देखे होंगे, क्या आपको लगता है ये इल्ज़ामात अदालत में दुरुस्त साबित हो सकेंगे? देखिए, अदालत में ये जो केस जो होता है ना, ये ज्यादती के जो केसेस होते हैं ना, इसमें सबसे ज्यादा अहम जो चीज होती है ना, वो होती है फोरेंसिक एविडेंस। और फोरेंसिक एविडेंस क्या है? उनकी मेडिकल रिपोर्ट। अब मेडिकल रिपोर्ट में जो है वो एक खतून से ज्यादती साबित हुई है। देखिए, ये भी साबित करना है ना कि इन चारों ने किया कि नहीं किया, क्योंकि खतून ने अपनी FIR में लिखा है कि रजा डार ने ज्यादती नहीं की, बाकी तीनों ने की है। अब वो बाकी तीनों ने भी अगर की है तो उसके लिए भी तो इनको कोई ना कोई तो सबूत, कोई ना कोई तो फोरेंसिक एविडेंस आएगा ना। अब वो तिब्बी मुलाजिम के लिए रिपोर्ट चली गई है, उसकी रिपोर्ट आती है तकरीबन 1.5 माह के बाद। अब वो रिपोर्ट क्या आती है? फिलहाल ये साबित हुआ है कि ज्यादती हुई है। किसने ज्यादती की है, अब उनका DNA होगा, DNA में कुछ आता है या नहीं आता, ये बात की बात। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अहमद फराज, आपने इस वाक़े की इस मालूम से शेयर की। अभी हमें ज्वाइन करेंगी सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार एंकर पर्सन आसमा शिराजी साहिबा, उनसे बात करेंगे। साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये जो लाहौर में गैर मुल्की ख़वातीन के मुबैना गैंग रेप और अगवा बराए तावान के केस ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। इस मामले को हमने देखा है कि सियासी रंग देने की भी कोशिश की जा रही है। आपको लगता है कि एक जेन्युइन केस है जिसमें ख़वातीन के साथ ज़्यादती हुई है, या आपको इसके पीछे कोई साजिश नज़र आ रही है? बहुत शुक्रिया मुबशर, पहले तो आपको इस्लामाबाद में खुश आमदीद और प्रोग्राम का भी ख़ास करके। लेकिन ये जो मामला है, इसके ऊपर मैं देख रही थी कि बहुत सारी सोशल मीडिया के ऊपर तो ख़बरें आ रही हैं, मगर इसमें जिन बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं, या ख़ास करके PMLN के या वज़ीर ख़ारजा के हवाले से भी उनके रिलेटिव के नाम मंसूब हो रहा है, तो क्या ही मुनासिब होता कि इसके ऊपर बाकायदा फेयर इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाए और उसके बाद इसकी जो तफसीलात हैं वो आवाम के साथ शेयर की जाए। क्योंकि जब भी मामला सोशल मीडिया के ऊपर आता है तो उसके अंदर बहुत सी र्यूमर्स और बहुत सारी अफवाहें जो हैं वो सामने आती हैं, और असल जो ख़बर है वो छुप जाती है या वो पीछे रह जाती है। तो ये इतना बड़ा मामला है, ये इतना बड़ा केस है। देखिए, हम पंजाब के अंदर सुनते हैं कि जितने भी इस तरह के मामलात हुए उसमें CCD इन्वॉल्व होती है, या फिर ये कि वो मुल्ज़िमान को, जैसे सरगोदा में बच्ची का वाक़या हुआ। अब इस मामले के अंदर अगर बाअसर मुल्ज़िमान हैं, बेशक वो अभी ये फ़ैसला नहीं हुआ कि वो मुजरिम भी हैं या नहीं है, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि इसके ऊपर उसी तरह की एक आला कमेटी जो है वो बिठाई जाए, जो कि देखे कि ये मामला है क्या। क्योंकि जब बाअसर लोग उसके अंदर शामिल होते हैं, या इस तरह के मामला जो कि गैर मुल्की ख़वातीन का पाकिस्तान के अंदर इस तरह का ज़्यादती का वाक़या या इल्ज़ाम या जो भी मामलात हैं वो देखने को मिल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है बेहतर यही हो कि पंजाब हुकूमत एक कमेटी बनाए और इसकी जो इंक्वायरी है वो आवाम के साथ शेयर की जाए। जो जिन अफराद के नाम इसके अंदर मंसूब किए जा रहे हैं उनके बयानात सामने आना भी बहुत ज़रूरी है और असल हक़ाइक़ लोगों तक पहुँचने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। अगर कोई बाहर से आके पाकिस्तान के अंदर कंप्लेंट कर रहा है और इस तरह की कंप्लेंट है, तो
तो ये पाकिस्तान की नेक नामी जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक पाकिस्तान की नेक नामी है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा, और लाहौर के अंदर सिक्योरिटी, अमन व अमान की सूरत हाल, उसके ऊपर सवालात हैं, हुकूमत के ऊपर सवालात हैं, उन बासत शख्सियात के ऊपर सवालात हैं। तो इनके जवाबात अगर ना मिले तो यकीनी तौर पर अफवाहें जो है वो ज़ोर पकड़ें। ये सारा मामला एक तरफ, लेकिन सेनेटर फैसल वावडा ने इस केस को सियासी रंग दे दिया है और मुतालिबा किया है कि अगर इसहाक डार को पाकिस्तान और उसके इमेज का एहसास है तो फिलफौर इस्तीफ़ा दे दें। क्या आपको लगता है फैसल वावडा का ये मुतालिबा कि इस्तीफ़ा दिया जाए दुरुस्त है, या वो हुकूमती रहनुमाओं के साथ ज़ाती रंजिश की वजह से इस मामले को सियासी रंग दे रहे हैं? मुबशर, एक तो फैसल वावडा हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं और ज़ाहिर है कि वो जब भी कोई बात भी करते हैं उनकी बहुत सारी बातें दुरुस्त साबित होती रही हैं जो पॉलिटिकल है, और वो जब भी बोलते हैं तो उनका लगता है कि उनका डाखाना जो है वो कोई और है। तो जब वो कोई बात करते हैं, और ख़ास करके इस मामले के ऊपर उनका एक बहुत लंबा ट्वीट या एक्सपोस्ट हमने देखी है जिसमें कि मुतालबा किया गया वज़ीर ख़ारजा से कि वो मुस्ताफ़ी हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि ये सेनेटर फैसल वावडा की अपनी सोच है, या इनके पीछे कोई और है जो कि ये मुतालबा कर रहा है? तो ये तो खैर फैसल वावडा साहब बेहतर बता सकते हैं, मगर इसके ऊपर ये मुतालबा आना बहरहाल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो मामलात की निशानदेही कर रहा है। और चूँकि हम ये कहते हैं बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों के साथ मंसूब होती हैं, लिहाजा इस वाक़े को लेके इसहाक डार साहब के से इस्तीफ़े का मुतालबा जो है वो इस बात की निशानदेही ज़रूर कर रहा है या इशारा ज़रूर देता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है वो मौजूद है। ऑलरेडी आपने सुना होगा कि इस्लामाबाद के अंदर जो है वो कैबिनेट रिशफलिंग की बात हो रही थी, और ख़ुद फैसल वावडा साहब ने कुछ दिन पहले बजट से पहले ये बात कही थी कि इस्लामाबाद के अंदर जो है वो बजट के बाद कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी, और कैबिनेट रीशफलिंग की बात भी हुई थी। तो मेरा ख्याल है कि अगर उस तरफ ये निशानदेही है और इस मामले को उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें और प्लान हैं या उसके अंदर है। मगर सरे दस्त ऐसे लगता है कि इस पूरे मामले के अंदर इसहाक डार साहब को, जिनके के मुबैना तौर पर रिलेटिव हैं, अब तो खैर कहा जा रहा है कि रिलेटिव हैं उनके, जिनके ऊपर इनका ख़वातीन का इल्ज़ाम है, तो इसका मतलब ये है कि उसको उसके साथ जोड़ के उनके ऊपर सियासी तौर पर दबाव बढ़ाया जा सकता है। आपने बात की फैमिली का मौक़िफ़। इस केस के जो मरकज़ी मुल्ज़िम हैं रज़ा डार, हमारी उनकी फैमिली मेम्बर से बात हुई है, उनका कहना है कि रज़ा डार ने किसी को अगवा या ज़्यादती का निशाना नहीं बनाया, बल्कि इन ख़वातीन ने रज़ा डार के साथ फ्रॉड किया है और माजी में भी ये ख़वातीन कई फ्रॉड कर चुकी हैं। हतमी फ़ैसला तो तफ्तीश के बाद होगा, ये उनका मौक़िफ़ है। मगर आपको क्या लगता है, अगर इन ख़वातीन का पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड था तो इन्हें पाकिस्तान क्यों बुलाया गया, ये आपसे सवाल, और क्यों नथिया गली का सफ़र हुआ, क्यों लाहौर लेकर जाया गया? बिल्कुल, देखिए बहुत सारे सवालात हैं। जो सवालात आप उठा रहे हैं ये अनएड्रेस्ड क्वेश्चंस हैं, अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं। इनके यही वो बात है जो कि हम शुरू में पहले आपके सवाल के जवाब में मैंने कही थी कि ये सब सवालात ही रहेंगे और मज़ीद उलझन बढ़ाएंगे जब तक कि कोई कमेटी नहीं बिठाई जाएगी। जैसे आपने फैमिली का जिक्र किया, मेरी खुद कुछ ज़राए से बात हुई, वो ये कहते हैं जी कि ये खुद उसके अंदर जो है उनको अगवा किया गया था या वो ख़वातीन की तरफ से ब्लैकमेल हो रहे थे। तो ये अगर मामला है तो इसकी भी तफ्तीश के बाद ही इसके जो हक़ायक़ हैं वो सामने आएंगे। तो क्या ही मुनासिब हो, और इतनी बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है मुबशर, क्या ही मुनासिब होता कि पहली बात के बाद जो है वो एक पंजाब हुकूमत या फेडरल गवर्नमेंट में से कोई आला ओहदेदार जो हैं वो इसको देखते और इसकी तह तक पहुँचते। अब हो क्या रहा है कि सवालात पर सवालात आ रहे हैं और जवाबात देने वाला कोई नहीं है। हमें कहीं से कोई और ऑफिशियली मौक़िफ़ जो है वो इसके ऊपर नज़र नहीं आ रहा है। तो इसीलिए वो ख़वातीन यहाँ पर आईं कैसे, उनको वीज़ा मिला कैसे, वो यहाँ पर किस मकसद के लिए आईं, उनका क्या कारोबार था, वो किसके साथ रहती थी, वो किसके साथ सफ़र करती थी, उनकी दोस्ती थी या दोस्ती नहीं थी, या बाद में उनको अगवा किया गया या नहीं किया गया, ये वो सारे सवालात हैं जो कि अब तक जिनके जवाबात नहीं मिले हैं। और अगर तफ्तीश कार बैठते हैं और इसकी आज़ादाना इंक्वायरी होती है और इसके अंदर बाअसर शख्सियात जो हैं वो इसके ऊपर असरअंदाज नहीं होती हैं, तो फिर यकीनी तौर पर दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और होगा। और पंजाब हुकूमत के रवैये पर भी बहुत बातें हो रही हैं। यकीनी तौर पर वज़ीर आला पंजाब के लिए एक टेस्ट केस होगा। वैसे आम तौर पर देखा जाता है, जिस तरह आपने जिक्र भी किया, कि अगर इस तरह के मुल्ज़मान होते हैं, कोई आम अफराद होते हैं, तो CCTV के हवाले किया जाता है या फौरी कार्रवाई की जाती है।
کیونکہ یہ ہائی پروفائل کیس ہے اور اس لیے پورے معاملے کو آپ کو لگ رہا ہے کہ بڑے احتیاط سے ڈیل کیا جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کے اندر بہت سارے اس میں نا بہت سی کمپلیکیشنز ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ فیئر انویسٹیگیشن نہیں کریں گے یہ اسی طرح سے جو ہے وہ گو کسی کیفیت رہے گی. اس کو الجھایا جا رہا ہے. یہ کوئی اتنا مشکل کیس نہیں تھا, نہ ہی اتنا مشکل کیس یہ ہے ابھی بھی. اگر دیکھا جائے تو 2 خواتین کی کمپلینٹ ہے جو کہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان سے چلی گئی ہیں. ان کی اگر کمپلینٹ ہے اور اس کے اندر آپ نے ٹریک ریکارڈ رکھا ہوا ہے کالز کا بھی, اور آپ پاکستان کے اندر ہیں, کسی جنگل میں تو ہے نہیں کہ جہاں پہ آپ نہیں نکال سکتے کہ کون کہاں کیا کر رہا تھا, تو اس کے تانے بانے جو ہیں وہ جوڑ کے کوئی اتنا مشکل کیس یہ نہ بنتا. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے تاکہ اس کو فراموش کیا جائے یا لوگ اس کو بھلا سکیں یا اس طرح سے. مجھے ایسے لگتا ہے, اللہ کرے کہ ایسے نہ ہو اور ایک فیئر انکوائری ہو اور سامنے جو حقائق ہیں وہ سامنے آئیں. وہ جب تک نہیں ہوگا جب تک کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ اس کے اندر ایک, اور دیکھیں اس میں خود وزیر اعلیٰ کے ریلیٹیوز ہیں, اسحاق ڈار صاحب کے اوپر بھی بات آ رہی ہے, تو مناسب یہی ہوگا کہ آپ اس کے اوپر اپنی پوزیشن واضح کریں اور اپنی جو تفتیش ہے اس کو بھی عوام کے سامنے رکھیں. بہت بہت شکریہ آپ کا آسماں شیرازی صاحبہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.